ट्रैवलिंग इज माय बिगेस्ट हॉबी। मैंने 78 कंट्रीज अभी तक ट्रैवल किए और खूब ट्रैवल करता हूँ। 335 दिन हॉलीडे जिस दिन कर रहा हूँ और 30 ही दिन काम कर रहा हूँ ना, उस दिन मानूंगा कि मैं सफल हूँ। बीएनआई में कोई कास्ट क्रीड नहीं होती है। आप समझिए, सारे धर्मों के लोग आ सकते हैं, सारे स्टेट के लोग आ सकते हैं। आपके यहाँ पे 20 साल का बच्चा भी आ सकता है और 65 साल का आदमी भी आ सकता है। आज भी लोग बाग बीएनआई से जुड़े हुए हैं और 11 साल में उन्होंने अपने बिजनेस को 100x किया है। अपनी बात को रखना आना ही चाहिए। भाषा कोई माध्यम या कोई बैरियर नहीं है। आप अपनी बात को ढंग से रख पाते हो कि नहीं? तो नेटवर्किंग में सिंपल, लोगों से मिलना, और लोगों से भी केवल अपने लिए नहीं मिलना, उनको देने के लिए मिलना। इसलिए मिलना कि हाउ कैन आई हेल्प। गुजरात में पहले किसी सीए का पहली इंडिपेंडेंट बिल्डिंग होगी 5 माले की, जहां पे कि वो करीबन 200-250 आदमियों को बिठा सके। ऐसी पहली बिल्डिंग 2012 में मैं लेके आया था कि कोई भी चीज सभी सॉल्व हो सकती है जब हम सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। और जब आपका एक यूनिक डिफाइंड पर्पस होता है, उसके लिए आप काम कर रहे होते हो, तो आपको जबरदस्त सफलता मिलती है। नमस्कार। एंटरप्रेन्योर्स के बीच में सबसे तेजी से मशहूर होती जा रही मैगजीन हेलो एंटरप्रेन्योर के पॉडकास्ट सीरीज मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनी सबके लाइफ में मैटर करती है, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी लाइफ में बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि वो मनी से खेलते हैं। वो मनी के बहुत बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं। आप कह सकते हैं कि गुजरात में उनका नाम है, और दक्षिण गुजरात में तो उनको कह सकते हैं कि वो मनी से खेलने वाले किंग हैं। तो उनका नाम है गौरव सिंघवी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मनी मैटर्स पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर, आपका इंट्रोडक्शन मैंने सही दिया है? नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन आपने बिल्कुल भी सही नहीं दिया। क्यों? मैं ऐसा मानता हूं कि जो मनी है ना जी, वो आपको केवल सारी रिसोर्सेज देती है जी, बट उसका आपको एक ड्यू सम्मान भी करना पड़ता है। जी। तो जो कहना है ना कि मनी के साथ खेलना, मुझे लगता है वो सही बात नहीं है। ओके। मनी के साथ में उसको रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मनी को रिस्पेक्ट देने वाले लोगों में से मैं वो लोग हो सकते हैं कि जो कि मनी को ज्यादा रिस्पेक्ट देते तो हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जो रिस्पेक्ट देना, वो सर बचपन से क्या आपको लगा? कब आप मतलब मनी के बारे में समझना कब शुरू किया आपने? नहीं, तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ। मैं अजमेर से आता हूँ, राजस्थान का एक छोटा शहर अजमेर। जी। और मैंने 13 साल की उम्र से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू 13 किया साल? था। हाँ, तब मेरे पिताजी, क्योंकि उनके अकाउंट में ही करना पड़ता था, 18 साल से कम की उम्र में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो मेरे पिताजी ने मेरे को एक बहुत छोटी सी पूंजी दी थी। वो बैंक में नौकरी करते थे और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ मैं। और घर में उससे पहले मेरे से पहले सारे लोग केवल सर्विस ही करते थे। तो वो वहाँ से एक छोटा सा एक, जिसे कह सकते हैं, एक बीज पड़ा। जब मैंने मनी को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे मिला जाए, उस समय पे इन्वेस्टर्स की जो मीटिंग हुआ करती थी या कोई आईपीओ आ रहा होता था, तो उसके लेवल पे यदि कोई मर्चेंट बैंकर्स या लोग बात करते थे, तो मैं 15-17 साल की उम्र में उस चीज़ को अटेंड करता था। तो 13 साल में ये कब, मतलब ऐसा सोच कहाँ से आ गई कि मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं? तो ये मुझे भी नहीं मालूम, मैं आपको ये बोलूं कि नहीं ऐसा कुछ, तो लेकिन एक अट्रैक्शन था कि खुद का कुछ करना है, इन्वेस्टिंग करनी है। घर में कोई कुछ कर रहा था? नहीं, मेरे पिताजी, जो मैं कहूं कि मेरे पिताजी से मुझे ना लोगों का, लोक व्यवहार की बहुत जबरदस्त जानकारी मिली। और बैंक से थे तो सर्टेनली उनका भी अपनी फाइनेंस को लेके अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, तो उसके कारण था। लेकिन ये कहूंगा कि शायद जो मेरा एनवायरनमेंट था, क्योंकि मैं जैन परिवार से आता हूं, तो जैन परिवार में आप नॉर्मली देखोगे कि डिसिप्लिन फॉर मनी थोड़ा हाई होता है, तो वो एक अट्रैक्शन रहा होगा। और उसी समय से था कि भाई कुछ भी अपना खुद का काम करना है, मतलब मुझे अपना खुद का ही काम करना था। और ये मेरे को मतलब बचपन में जब मैं 10-12 साल की उम्र का होऊंगा तभी ये था। क्या करूंगा वो नहीं मालूम था, लेकिन अपना खुद का काम करना ये मेरे को जरूर सोच थी। तो वहीं से एक इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू हुई। तो आज प्रैक्टिकली 40 साल हो तो पढ़ाई आपने स्कूलिंग कॉमर्स में किया, 12th में? हाँ, मैंने बिल्कुल कॉमर्स में 12th किया। मैंने ग्रेजुएशन जो है वो अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया। उसके अलावा मैंने चार्ट अकाउंटेंसी करी है और मेरा 43rd रैंक था इंडिया में। तो मैं बहुत जल्दी, मतलब वहाँ पे मैंने मेरी सीए की और मैं 21 साल की उम्र में चार्ट अकाउंटेंट हो गया था। अच्छा, ओके। तो पापा तो जॉब में थे और आप तो सीधे बिजनेस में ही आए। आपने जॉब? नहीं, बिल्कुल मैंने जॉब किया है। मैंने 4 साल रिलायंस की नौकरी की है। मेरा सूरत आने का जो कारण है वो केवल रिलायंस की नौकरी है। मेरा तो बॉम्बे में इंटरव्यू हुआ
और पहला जॉब ही मेरे को जो लगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लगा। अच्छा। और उसी कारण से मैं सूरत आया। उसके पहले मेरा कोई भी यहाँ पे मैं ये बहुत बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि मैं शायद एक अकेला ऐसा मारवाड़ी होऊंगा या राजस्थान से आता हुआ आदमी होऊंगा जिसका कोई यहाँ पे रिलेटिव नहीं रहता। अच्छा। एक भी रिश्तेदार नहीं रहता। मतलब 98 में जब मैं आया तब भी नहीं था, और आज मेरे को तो प्रैक्टिकली हजीरा में जो इंडस्ट्रीज है हाँ जी हाँ बिल्कुल उसमें हजीरा आप कॉम्प्लेक्स। कौन सी पोस्ट पे आए मैं थे? वहाँ पे एक्सपोर्ट्स मैनेजर था, तो वहाँ पे Exports हाँ manager कमर्शियल थे। डिपार्टमेंट में एक्सपोर्ट्स मैनेजर के रोल पे था, जो कमर्शियल पेपर वर्क होता था एक्सपोर्ट्स का। अच्छा। हमारे वहाँ पे 18 प्रोडक्ट थे और उसके अंदर जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता था वो मैं देखता था। तो फिर मतलब जॉब कितने साल किया आपने? मैंने 4 साल जॉब किया। 4 साल 2002 में किया। मैंने नौकरी छोड़ी। अच्छा, तो उसके साथ आपने जॉब के साथ भी ये जो इन्वेस्टमेंट है या नेटवर्किंग है या सब शुरू कर दिया था, या उस टाइम खाली जॉब ही कर रहे थे? नहीं, जॉब कर रहे थे, लेकिन जॉब के लास्ट 2 सालों में मैंने मैं ये कहूँ कि मैं इन्वेस्टिंग तो कर ही रहा था, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट जो कि आप नौकरी में कमाते हो तो उससे जो आप शेयर वेयर में लगाते हो वो तो छोटा था। लेकिन लास्ट 2 सालों में मैंने नौकरी के बाद में, मतलब जैसे मैं 6-7 बजे नौकरी से आ गया सुबह, वो क्योंकि वहाँ पे तो रिलायंस में तो सुबह आपको बस में जाना होता है या नॉर्मली आपको 9 बजे प्लांट पे पहुंचना होता है और 6 बजे तक वापस वहाँ रहना पड़ता है। उसके बाद में मैं, आप माने कि मैं करीबन 1.5 साल तक मैं रात को 7 बजे से लेके और रात को 12-1 बजे तक काम करता था, सीए की प्रैक्टिस या जिसको कह ले कि किसी के साथ में काम करता था। अच्छा। और वहीं से वो मेरा पूरा का पूरा एक होमवर्क हुआ, यहाँ पे लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली और वो सब बैंक के क्लियरिंग का काम देखता था। एक समय ऐसा था जब मैं बैंक की सूरत की 40% क्लियरिंग मेरे ऑफिस से मैनेज करता था 2002 से लेके 2007 के बीच में। अच्छा, तो वो मतलब काम किया। जॉब क्विट करने के बाद? हाँ, जॉब मतलब छोटा मोटा काम तो रात को पहले से चालू कर दिया था। उस टाइम कितने घंटे काम करते थे आप? मैं सब एक ऐसा समय रहा होगा जब मेरे ख्याल में मैंने 16 घंटे 18 घंटे मैंने काम किया होगा, करीबन 7-8 साल। मतलब सुबह जॉब पे जाते हाँ 10 बजे? हाँ नहीं, सुबह तो वहां तो 9 बजे पहुंचना 9 होता है, बजे मतलब पहुंचना। 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे निकल और जाते 9 थे, बजे से लेके रात 6 को बजे तक। रात को 1 बजे तक मतलब काम ही हो रहा था। अच्छा, फिर जॉब क्यों क्विट कर दिया आपने? नहीं, जॉब तो पहले दिन से क्विट करना था। मतलब अच्छा। इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं शायद एक अकेला ऐसा चार्ट अकाउंटेंट होऊंगा कि जिसने अपना विजिटिंग कार्ड सीए रिजल्ट आने से पहले छपवा लिया था। अच्छा। तो मेरे एक मित्र थे बिट्टू करके, बिट्टू आर्ट्स करके, उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो सीए का फाइनल का एग्जाम दिया और उसने मेरे को कहा यार मैं तेरे विजिटिंग कार्ड, तो मैंने बोला हाँ छाप दे विजिटिंग कार्ड। तो विजिटिंग कार्ड छाप लिए, जयपुर में रहते थे क्योंकि सीए मैंने जयपुर से किया है, तो मेरे नाना जी का घर था रामलला जी के रास्ते में, तो मैंने बोला कि भाई उसका एड्रेस डाल दे, वहीं का नंबर डाल दे, और ऐसे विजिटिंग कार्ड छप गए थे मेरे। तो वो मैं अकेला ऐसा यूनिक आदमी होऊंगा जो सीए की डिग्री आने से पहले अपना विजिटिंग कार्ड छाप के बैठा था, यही मान के कि भाई 1.5-2 महीना भी क्यों खराब करना, रिजल्ट आएगा तो अपने इमीडिएटली बांटना चालू करेंगे और अपना काम चालू करेंगे। लेकिन फादर साहब ने मेरे को साफ कहा कि नहीं भाई, हम सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको पहले नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, आपको जो भी करना है करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले दिन से नौकरी करो। तो फादर साहब के आदेश पे मैंने नौकरी खोजना चालू की और फिर नौकरी की, तो 4-1 साल नौकरी की। लेकिन उस दिन से, पहले दिन से ये दिन में दृढ़ निश्चय था कि मुझे जब मौका पड़ेगा तब मैं नौकरी छोड़ूंगा और अपना व्यापार चालू करूंगा। अच्छा, तो 4 साल के बाद आपने व्यापार, हाँ, 2-4 साल का भी कारण ऐसा है कि मेरी सिस्टर की मैरिज थी 2001 में, तो जो भी बचा हुआ पैसा था वो वहाँ लग गया और सोसाइटी वगैरह से लोन लिया हुआ था वो भी, तो 1 साल इसलिए कंटिन्यू करना पड़ा कि भाई जो रिलायंस का नौकरी का जो मतलब जो अपन ने लोन वगैरह ले रखा है वो चुका सकूं और फिर अपनी चालू कर सकूं शुरुआत। तो मैंने जो चालू की है वो शून्य से शुरुआत करी है। मतलब मेरे पास में कोई भी कैपिटल नहीं थी, देयर वाज एब्सोल्युटली नो कैपिटल। पहला जो कंप्यूटर खरीदा वो भी मेरी वाइफ के कुछ बचे हुए पैसे थे, वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी, तो उससे वो पहला कंप्यूटर खरीदा और वहां से अपनी पूरी शुरुआत करी है। अच्छा, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू आपने करने के बाद फिर मतलब यहाँ क्या आपको क्या लगा कि कितना स्कोप था सूरत में? देखिए, मैं अब सच बताऊं ना, तो क्योंकि मैं तो जयपुर में काम किया हुआ था, तो जयपुर और सूरत में कोई ऐसे कहे ना तो कोई 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरा अलग तरह का व्यापार है, यहाँ पे कपड़े का व्यापार है, अब आप किसी को जानते ही नहीं। लेकिन संजोग से मेरे को कोई एक दो शुरुआत में ही बिल्डर ग्रुप अच्छे मिले जिनके साथ में मैंने शुरुआत में काम किया, उनके लिए बैंक लोन वगैरह कराया और वो वहां से मेरी एक पूरी शुरुआत हुई। तभी मेरे को सूरत के व्यापार के बारे में मालूम पड़ा और मैंने अपना खुद का ऑफिस चालू किया और मैंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। नॉर्मली चार्ट अकाउंटेंसी प्रैक्टिस का एक नॉर्मल नॉर्म होता है कि आप किसी सीए को ज्वाइन करते हो, उसके अंदर में आप 4-5 साल काम करते हो, फिर वहां पे आप अपने 10-5 क्लाइंट बनाते हो और फिर उनसे अलग होकर काम कर लेते हो, तो प्रैक्टिकली मुख्य रूप से आप उनके ही क्लाइंट को लेके निकल जाते हो। लेकिन वो मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले दिन से अपना ऑफिस खोला। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि 4 साल रिलायंस में नौकरी की थी, तो मुझे तो बहुत सारे इनकम टैक्स के कायदे कानून भी नहीं मालूम थे, सूरत का व्यापार नहीं मालूम था, सूरत में कैसे कपड़े का व्यापार होता है वो नहीं मालूम था, तो उन सबको भी सीखना पड़ा। लेकिन
आज भी जाके मैं सोचता हूं कि वो मेरा निर्णय बहुत अमेजिंग निर्णय था, बहुत सही निर्णय था, क्योंकि मेरी आत्मा के ऊपर किसी बात का बोझ नहीं है कि मैंने किसी आदमी का व्यापार लेके बाहर निकला हूं। 90% सीए किसी सीए के साथ में जूनियर तरीके से जुड़ते हैं और उसके बाद में उनका ही काम लेके बाहर निकलते हैं। तो मेरे मतलब मैं एक ऐसा आदमी हूं कि जिसने अपना खुद का व्यापार चालू किया, पहले दिन से हर जो क्लाइंट जुड़ा वो मेरे से जुड़ा और काम देख के उसने काम से काम बढ़ाया, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं था कि मेरे पिताजी साहब के बारे में क्या है या हमारे रिश्तेदार कौन है। तो जिस भी आदमी ने काम दिया वो फेस वैल्यू पे काम दिया, अपने काम पे काम दिया और उसी तरह से फिर आगे बढ़े। तो वो मतलब आप जॉब के साथ में जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो फायदा नहीं हुआ उसका कुछ? नहीं, बिल्कुल हुआ ना, उसका क्योंकि फायदा हुआ हाँ आपको? बिल्कुल फायदा हुआ। तुरंत ही? हाँ तुरंत ही फायदा हुआ, क्योंकि अपन ने उसी तरीके से तो काम किया, किया था। लोगों को मिला, फिर अपन ने बैंक लोन का काम किया। एक बैंक में बड़ा इंटरेस्टिंग सी घटना है, मैं बताऊंगा। 2001 के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो रहा था और जो ये बैंकें आ रही थी, आईडीबीआई और बाकी सारी बैंकें आ रही थी, तो घुड़दौड़ रोड के ऊपर एक ब्रांच आ रही थी। तो रात को 7-8 बजे की बात है, मैं वहां से निकल रहा था, तो ऐसे ही वहां पे अंदर मिलने गया उनसे, और ऐसे ही नॉर्मल, तब तो मैं रिलायंस में नौकरी करता था। तो वहां पे टीके भसी साहब वहां पे ब्रांच मैनेजर थे, मुझे आज तक ध्यान है, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपनी कैरियर का पहला जैसे कह सकता हूं कि मैं ब्रेक दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला, यार गौरव, आपको मालूम है कि बैंक की क्लियरिंग कैसे होती है? मेरे को जब तक कुछ भी नहीं मालूम था कि चेक एनकोड होते हैं, कुछ होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, हम अपना खुद का स्टाफ नहीं रखेंगे, हम तो बाहर की किसी टीम को रखेंगे, और हमारे को यहाँ पे कोई नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एजेंसी है ही नहीं, तो आप कर सकते हो क्या? तो आप मानेंगे नहीं, मैं 15 दिन तक उनके वहां पे बैठ के, कोरस की एक मशीन आती है एनकोडिंग की, उस पे काम सीखा। रात को 7 बजे वहां जाता था, रात को 1-2 बजे तक वहां पे काम सीखता था कि एनकोडिंग कैसे होती है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैसे चेक जाते हैं, और वो पूरा का पूरा चीज क्लियरिंग आउटसोर्स करना चाहते हैं। क्लियरिंग आउटसोर्स करना चाहते थे। तो चेक आते हैं बैंक में प्रेजेंट होते हैं, तो वो एसबीआई में जाते हैं, और जहां पे आरबीआई होती है वहां आरबीआई में जाते हैं। तो वो काम सीखा और हमने अपने 2 आदमी डाल दिया। उसमें भी यूनिक चीज हुई कि 8,000 रुपए फिक्स्ड हुआ, और मेरे पहले महीने की जो खर्चा हुआ वो करीब करीब 9-9.5 हजार रुपए हुआ, और 1,500 रुपए का लॉस हुआ। तो मैं जाके उनको बोला, साहब मेरे पास में तो देखिए बहुत लिमिटेड कैपिटल है, मतलब 8,000 रुपए हमारा बिल फिक्स हुआ था कि 8,000 रुपए मिनिमम मिलेंगे, बिलिंग तो कम, पर चेक थी। वो बोले, गौरव तू 3 महीना धाबस रख, मेरे पे विश्वास रख, काम कर और तेरे को होगा। तो 2-3 महीने के बाद में तो हम एकदम डिफरेंट लेवल पे चले गए थे, और उसके बाद में ऐसा समय आया 3-4 सालों में कि सूरत के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक की क्लियरिंग मैं मैनेज करता था। अरे वाह, हाँ, अच्छा। तो इन 3-4 सालों के अंदर तो बहुत अच्छा एक सफर रहा। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रैक्टिस तो हो गया शुरू, फिर ये वो इन्वेस्टमेंट में जब ये शिफ्टिंग कैसे आया, क्या? देखिए, मैंने ना हर 5 साल में अपना प्रोफेशन चेंज किया है। हर 5 साल में, मतलब मैं सोचता हूं कि हर आदमी को फ्यूचर में जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि चीजें बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है, और आजकल तो और ज्यादा फास्ट इवॉल्व हो रही है। 2002 की बात करूं तो मैंने अपना कैरियर चालू किया आउटसोर्सिंग से। 2002 से लेकर 2007 तक मैंने केवल आउटसोर्सिंग का काम किया प्राइमरीली, मतलब सीए की प्रैक्टिस होगी 30-40%, 60% मेरा वो व्यापार था। 2007 में मैंने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम किया, और 2007 से लेकर 2012 तक मैंने प्रैक्टिस को खूब जबरदस्त महत्व दिया और खूब बड़ी प्रैक्टिस करी। 2012 से लेकर 2015-16 तक मैंने प्रैक्टिस के सारे आयाम चालू किए, क्योंकि 2012 में हमने अपना खुद का टावर लेके आए थे, फाइनेंशियल सुपरमार्केट। शायद वो गुजरात में पहले किसी सीए का पहली इंडिपेंडेंट बिल्डिंग होगी 5 माले की, जहां पे कि वो करीबन 200-250 आदमियों को बिठा सके, ऐसी पहली बिल्डिंग 2012 में मैं लेके आया था। तो उस दिन उसके बाद में फिर फाइनेंशियल सुपरमार्केट खोला, तो 4 साल वो किया, और पूरे हिंदुस्तान में ऑफिस खोले, 9 ऑफिस खोले। 2016 में समझ में आया कि अब प्रैक्टिस चेंज हो रही है, चीजें चेंज हो रही है, तो अपने आप को पूरा तरह से इन्वेस्टिंग में, अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग में और स्टार्टअप की तरफ डाल दिया। तो 2016 से लेकर 2020 तक पूरा तरह से अपने आप को उस पूरी चीज में समझने में, दुनिया में ट्रैवल करने में। 2022 में हम अपना 20 में हम अपना खुद का फंड लेके आए, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फॉर्चुनेटली एंजल इन्वेस्टिंग कंपनी अपनी वी फाउंडर सर्कल, और आज की तारीख में 24,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा हमारे 3-4 फंड हैं। तो ये पूरी की पूरी जर्नी इस तरह से हर 5-5 साल के अंदर अपने आप को चेंज करते रहे। अभी भी हम सस्टेनेबिलिटी में भी काम कर रहे हैं। कितना साइज होगा अभी आपका? तो यदि मैं बात करूं तो आज की तारीख में कुल मिला के टोटल फंड्स की जो सारी के सारा फंड अंडर मैनेजमेंट होगा, वो करीब करीब ऑलमोस्ट अबाउट 2.5 से 3 हजार करोड़ के आसपास। 2.5 से 3 हजार करोड़। और जो बड़े नाम है, जैसे मैंने कुछ
पड़े, फार्म इजी और ऐसे कौन कौन से हैं जो बहुत सारी कंपनियां हैं। फिर भी मेरी जो खुद की नेशनल नहीं में नाम तो है? भारत पे का मैं अर्ली भारत स्टेज पे एकदम है, हाँ। एकदम अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हूँ। जिप अभी एक कंपनी है, जिप पीसेफ है। में हमने अभी अभी रिसेंटली एग्जिट की। इनोवेट करके कंपनी थी, ऐसी करके इनोवेट। बहुत सारी कंपनियां थी जिनमें अपन ने किया। मेरे खुद का मतलब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मेरा करीबन 130 से 140 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। इंडिविजुअल गौरव सिंह भी, individual जिसके पे। अंदर फैमिली इन्वेस्टेड है। उसके अलावा Okay. फंड से बात करूंगा तो करीबन 401 कंपनियां, जिसमें हमारी संस्थाओं से, मतलब मेरे जहां पे मैं प्रमुख हूं उस संस्थाओं से इन्वेस्टमेंट हुआ होगा करीब करीब। अच्छा, पर ये जो आपका जो शिफ्ट हुआ उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि जैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पैसा बचाने की बात करता है और यहाँ पे पैसा डालना था जो बहुत बड़ा रिस्क था, तो वो आपने क्या कैसे डील नहीं, किया? देखिए ऐसा है कि इन्वेस्टिंग अपने आप में एक अलग तरह की स्किल सेट होती है। और मैं बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ वॉरेन बफेट साहब का, और काफ़ी उनको पढ़ा है, उनको मतलब इस तरह से कहें तो एक मेंटोर की तरह फॉलो करता हूँ, या एक तो मैंने हर समय देखा कि आप यदि बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग स्पेस में ही करना पड़ेगा। कंसल्टिंग की अपनी एक लिमिटेशन होती है, सीए कंसल्टिंग की अपनी एक लिमिटेशन होती है। इफ यू वांटेड टू डू समथिंग लार्ज, और उसके अंदर भी आप यदि एक बड़े लेवल का काम करना चाहते हैं, देखिए लिस्टेड इक्विटी के अंदर तो बहुत सारे लोग थे। मेरे को ये समझ में आ गया कि मुझे यदि अपना मोट क्रिएट करना है तो कोई ऐसी चीज में करना है जहां पे कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोग नहीं कर रहे हो। तो स्टार्टअप अभी भी आज की तारीख में भी बहुत कम चुनिंदा लोग ही हिंदुस्तान में स्टार्टअप का काम करते हैं। और 2015 की बात करूं तो था ही नहीं। मतलब मैं आपको एक बहुत छोटा यूनिक बात बताऊं, 2015 में सूरत में एक भी एंजल इन्वेस्टर नहीं था। पहला चेक मैंने 2015 में लिखा, तब एक भी एंजल इन्वेस्टर नहीं था, एक भी स्टार्टअप नहीं था। आज की तारीख में 10 साल की मेहनत करने के बाद में, मतलब मैं 48 महीने तक अपने ऑफिस के ऊपर स्टार्टअप्स को बुलाता था, और यहाँ के सारे लोगों को 70 लोग, 50 लोग, 80 लोग आते थे और पिचेस सुनते थे। वो 48 महीने तक मेरे करने के बाद में आज हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं कि जहां एक इन्वेस्टर नहीं था, एक स्टार्टअप नहीं था। आज कम से कम नहीं करते 300 से 400 स्टार्टअप हो गए सूरत के अंदर, और 750 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर हो गए। पहला कौन सा था स्टार्टअप जिसमें आपने? पहला स्टार्टअप DSYH था। कितना पैसा इन्वेस्ट किया? नहीं, बहुत छोटा सा पैसा, करीबन 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था मैंने DSYH के अंदर। 11 लाख रुपए मुझे जहां क्या, तक किस चीज की कंपनी थी? सो बेसिकली वो क्या कर रही थी कि अभी उस समय पे ई कॉमर्स आना चालू हुआ था। वो ई कॉमर्स के रिकॉन्सिलेशन का काम करती थी। जैसे आपने माल बेच दिया, उसके बाद में माल वापस आ गया, अब आपको रिकॉन्सिलेशन करना होता था। तो आपके जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे वो तो अपना स्टेटमेंट भेज देते थे, लेकिन जो नॉर्मल आदमी था उसको तो मालूम ही नहीं पड़ता था कि किसका पैसा आया, किसका गया, कौन सा रिटर्न ऑन गुड्स है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी, और मैं सीए था तो मेरे को समझ में आया कि वो प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है 100%, क्योंकि जो नॉर्मल व्यापारी है वो उस बात को समझ ही नहीं पाता है। तो हमने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। बहुत अमेजिंग फाउंडर था, बहुत अमेजिंग काम किया, लेकिन बाद में वो कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि उनके आपस में पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया था। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन सी आपने किया इतने टाइम में? नहीं, बड़े से बड़ा चेक तो कम से कम काफी बड़ा चेक भी लिखा हुआ है। बताइए मत, साइज तो हाँ, $1 मिलियन का चेक भी लिखा है। $1 मिलियन का चेक भी लिखा है। मैं अपनी खुद की कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। यदि मैं फंड से बात करूंगा तो फंड में तो हमने कम से कम 8 से 10 मिलियन के चेक भी लिखे हैं। अच्छा, तो ये मतलब आप डिसाइड कैसे करते हैं कि भाई इसमें हमको करना है, इसमें नहीं करना है? वो क्या देखते हैं उसमें आप? देखिए, ऐसा है इसकी एक पूरी क्योंकि जब आप बहुत समय तक एक ही चीज को आप सुनते रहते हैं, करते, आज तक कम से कम 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मैंने सुना होगा। 3P फॉर्मूला क्रिएट किया है। वो 3P फॉर्मूला क्या है, कई बार मैंने बोला है तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। सबसे पहला होता है प्रमोटर, जिस आदमी के ऊपर आप बैठ ले रहे हो। उसके बाद में सेकंड होता है प्रोडक्ट, कि वो सॉल्व क्या कर रहा है, क्या है वो प्रोडक्ट। और तीसरा होता है पोटेंशियल मार्केट, कितना बड़ा है मार्केट जो चीज वो कर रहा है। तो ये तीनों हैं। अब तीनों में भी हम बहुत अंदर तक जाते हैं कि यदि प्रमोटर है तो प्रमोटर में आप क्या होगे, क्या देखा आपने। तो हम 2 चीजें देखते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में 2 चीजें, वो क्या होती है, पैशन और एटीट्यूड। टेंजिबल में क्या, एक्सपीरियंस और नॉलेज। तो इन चारों का समन्वय, मतलब नॉलेज, एक्सपीरियंस, पैशन और एटीट्यूड, इनका समन्वय, इनका इंटरजंक्शन जो हो, जिस आदमी में राइट मात्रा में ये चारों चीजें हो। देखिए, आप कोई ब्रह्मा तो है नहीं कि आप हर चीज जान लेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जब हजारों लोगों को मिलते हैं तो आपको समझ में आने लग जाता है कि कोई आदमी आपको बता रहा है तो उसका पैशन कैसा है, वो डिसिप्लिन कहता है, वो इस चीज को करने के लिए एटीट्यूड उसका कितना राइट है। तो वो देखा। उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम, मैं हर समय इस बात पे फोकस किया कि आदमी प्रॉब्लम को कितना बढ़िया समझता है। सोल्यूशन तो आ जाएगा, चिंता नहीं है, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है। आप यदि लगे रहोगे, जैसे बल्ब के लिए कहा जाता है कि 1000वीं बात वो 1000
फेलियर के बाद में, तो 1000 कारण मालूम पड़ गए कि भैया 1000 कारण से बल्ब नहीं बन सकता, तो वो छोटा प्रॉब्लम। लेकिन वो बनाने क्या निकले थे? इलेक्ट्रिसिटी बनाने, मतलब बल्ब बनाने निकले थे, रोशनी को कॉमर्शियल लेवल के ऊपर आप यूज कर सको, उसके ऊपर निकले थे। तो वही तरीके से एक स्टार्टअप होता है, प्रॉब्लम राइट मालूम होनी चाहिए, प्रॉब्लम के साथ में आपका बहुत जबरदस्त कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद में आप सोल्यूशन तो ले आओगे। तीसरा, हिंदुस्तान जैसे कंट्री में जहां पे 140 करोड़ की जनसंख्या है, ये कम से कम 5 करोड़, मतलब एटलीस्ट 50 मिलियन पीपल के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, उनके लिए वो क्लाइंट होने चाहिए, मतलब आपके लिए वो क्लाइंट होने चाहिए। यदि वो नहीं है तो आप कोई बहुत ही यूनिक सी चीज बना ली, पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो क्या ही आप बड़ा मार्केट क्रिएट कर लोगे, और उसमें मैं पैसा लगा के क्या ही पैसा बना लूंगा। एक डेनियल कानमैन करके एक बहुत बड़ा रीडर, शायद आपने पढ़ा हो, बिल्कुल, थिंकिंग स्लो एंड फास्ट। हाँ बिल्कुल। तो वो बोलता है कि ये सारी लॉजिक वॉजिक के वो कुछ काम नहीं आती है, अल्टीमेटली तू जो हमारी गट फीलिंग है, जो बोलता है हाँ भाई ये सही है, ऐसा कुछ होता है क्या? सारी चीज सुनने के बाद एक मन में होता है नहीं ये सही है, ये नहीं है। तो गट किसको कहते हैं? गट या जो सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो किसको कहते हैं, किससे कहां से आता है? ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बात आपने कही, और मेरे को लगता है ये हमारे जितने भी लोग सुनने वाले हैं उनको जानना चाहिए। देखिए ऐसा होता है, आप डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आप है ना अक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करते हो। तो आप जब 20 साल तक आपने 50 डिसीजन लिए, कुछ सही हुए कुछ गलत हुए, पीछे जाके सबकॉन्शियस माइंड में पार्क हो गए, मैंने ये डिसीजन लिया था ये सही गया था, ये डिसीजन लिया था ये गलत हुआ था, और उससे हमने लर्निंग को अपने स्टोर करते जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोरेज होता रहता है, और जब एक राइट चीज आती है 20 साल बाद में, तो आप कहते हो मैं गट लिया, गट नहीं था, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो 20 साल तक आपने उसको फीड किया, राइट इंफॉर्मेशन राइट इंफॉर्मेशन राइट इंफॉर्मेशन, उससे वो अब जो डिसीजन ले रहा है वो सुपर फाइन डिसीजन ले रहा है। वो 25 फिल्टर से उसने अपने 1 सेकंड के अंदर उसने 25 फिल्टर से 25 जो एक्सपीरियंस है पुराने जीवन के, जिसमें आप सक्सेसफुल भी हुए और फेलियर भी हुए, उनसे उसने रन थ्रू कर लिया, बोले हाँ यार ये आदमी ठीक बात कर रहा है। इसी तरह से 25 आदमियों ने बात की थी, उन्होंने सही बात की थी, इसी तरह से 25 आदमियों ने बात की तो गलत बात करी थी, तो ये ठीक नहीं बात कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? इसी तरह से हम गट को कहते हैं। तो गट कोई यूनिक चीज नहीं, मतलब गट ऐसा नहीं होता कि रातों रात कोई ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो आपको अलोंग द साइड, जब आप 30 साल तक किसी एक चीज के साथ में जुड़े रहते हैं, 20 साल तक, मैं यदि मेरी बात करूं तो प्रैक्टिकली 40 साल हो गए इन्वेस्टिंग के, लेस देन 40 इयर्स हो गए इन्वेस्टिंग के। तो 50 लोगों को देखा है, 50 कंपनियों को देखा है, 50 सर्कमस्टांसेस को देखा है, 50 बिजनेसेस को देखा है, उसके बाद में, और अभी भी सफर बहुत बाकी, तो अभी भी और 50 साल। तो फिर डिसीजन लेने में बहुत टाइम नहीं लगता होगा कि लगता है? नहीं ऐसा नहीं कह सकता। देखिए आप, ऐसा है अभी भी ऐसा होता है, गट भी आती है कभी कभी, अपने को लगता है नहीं यार इस पे कॉल, और गट खराब भी गए, ऐसे भी गट गए जहां पे कि हमने अपना पूरा पैसा खोया है, बस यही सोच के कि नहीं यार ये तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, आदमी बहुत जबरदस्त लग रहा है, बिजनेस बहुत जबरदस्त लग रहा है, क्या ही कर देगा, वो भी फेल हुए हैं। तो उसमें 2 तरह की चीजें होती, एक होती है ऑडियो वीडियो मिसमैच। हम कई बार कहते हैं कि जब सुन रहे थे तो बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन जब उसको देखने गए ना या काम करने लगे ना, तो मालूम पड़ा कि ऑडियो वीडियो मिसमैच था। ये आदमी बात बहुत बढ़िया करता था, मार्केटिंग का गुरु है, बात रखने का गुरु है, लेकिन काम करने में ये आदमी नहीं है, पहला। दूसरा, बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री की बात करूं, हमने गेमिंग में भी पैसा लगाया, लेकिन रातों रात उठ के सरकार ने बोला भैया ये तो पहले इस पे जीएसटी लगेगा, उसके बाद में बोला ये तो इलीगल है। अब आप कितने भी बढ़िया फाउंडर पे आपने इन्वेस्ट किया, कितने भी बढ़िया बिजनेस पे, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा है जिसने उसको पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया। ऐसी 50 चीजें हैं। तो आप कोई इतने ब्रह्मा नहीं हो सकते हो कि आप एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस दोनों को आप इमेजिन कर सको, नहीं कर सकते। दूसरा, इस बात को 100% कहता हूं कि आप अपने कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी कुछ हो, राइट टाइम एट द राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो केवल श्री हरि की मर्जी से होता है। यदि आपका भाग्य ठीक होता है तो आपको राइट आदमी भी मिलता है, राइट जगह पे भी मिलता है। तो वो तो मतलब वो आप पूरी इन्वेस्टिंग का 1% होता है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो बुलशिट इनोवेशंस करके, उसमें वर्ल्ड के बहुत सारे स्टार्टअप के बारे में लिखा हुआ है जो सक्सेसफुल हैं। उसके अंदर ये मैंने देखा कि वो बहुत से लोग पैसे बंद कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि लगा दिए और प्रॉफिट आ ही गया, ऐसा नहीं हुआ था, लगा रहे थे। फिर भी वो जो स्टार्टअप वाले हैं वो ऐसा नहीं, उनको ये ऐसा नहीं बोल रहे थे आपने हमारे पैसे बिगाड़ दिए। क्या ऐसा होता है आपके अंदर कि देखिए बहुत सारे पैसे, मतलब आपका लॉस टू प्रॉफिट रेशियो क्या होता है इसमें स्टार्टअप में? देखिए ऐसा है, 2-3 चीजें होती है। आप क्या क्रिएट कर रहे हो? यदि आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, जब तक हिंदुस्तान में टैक्सी सर्विसेज नहीं थी तब तक क्या थी? रेडियो टैक्सीज थी, ठीक है। तो आपने कैटेगरी क्रिएट करनी चाहिए कि आदमी अपने मोबाइल से ऐप को बुक करेगा, आएगा, एक्सपीरियंस होगा, उसी से ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, एक कैटेगरी क्रिएट करना।
हिंदुस्तान जैसे कंट्री में, जो इतना बड़ा कंट्री है, उसमें कैटेगरी क्रिएट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। ये आदत बदलने जैसा है कि कल तक आदमी हाथ दे के गाड़ी रोक रहा था, अब वेट कर रहा है कि नहीं भाई 10 मिनट लगेंगे कि 15 मिनट लगेंगे, मैं इसी गाड़ी में जाऊंगा, उसके बाद में दूसरा जगह आएगी। हम हिंदुस्तान कौन सा कंट्री है जहां पे हम सब लोगों को बोलते थे यार घर पे आना खाना खाने, भैया मेरे घर पे खाना खाने आना। हमने अपने बचपन में यही देखा कि मेरे पिताजी साहब बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते थे, मेरी माताजी खाना बनाती थी और इसी तरह से पूरा चलता था। हमने अपने बचपन में कभी कहीं होटल में जाते ही नहीं देखा, मतलब यूनिक सा होता था, कभी मेरी बर्थडे हुई तो साल में एक बार हम होटल गए होंगे, ऐसा मुझे ध्यान पड़ता है। और वो बहुत अच्छा माना जाता था, ये माना जाता था कि आपको किसी आदमी के साथ प्रीति है तो आप उसको व्यक्तिशय बुलाते हो और अपने हाथ का खाना खिलाते हो, या अपने घर में जो भी स्त्री है उनके हाथ का खाना खिलाते हो। समय कैसा चेंज हुआ, आज की तारीख में हम ऑनलाइन बैठ के जोमेटो से और या स्विगी से किसी से भी ऑर्डर कर रहे होते हैं। पूरी तरह से कल्चरल शिफ्ट है, हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। दूसरा, हम अपने, पहले तो हुआ हम अपने मंगलाने चालू किए, उसके बाद में लेवल 2 आया। क्या आया, हम अपने घर पे किसी गेस्ट को बुला रहे हैं और बाहर से खाना मंगा के खिला रहे हैं, जो और भी लेवल 2 था, जो शायद मैं आज के 20 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकता था। मतलब 20 साल से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ शायद वो, मतलब लेकिन फिर भी बता रहा हूं, फिर भी एक्सेप्टेंस आई है। तो ये क्या हुआ, एक आपने पूरी तरह से कैटेगरी को चेंज कर दिया, आपने पूरी आदत को, जो बेसिक सभ्यता थी उसको ही आपने चेंज कर दिया। तो इसका मतलब क्या लगेगा, 10-20 हजार 30,000 करोड़ रुपए लगेगा। मतलब आपको केवल उनको लोगों को लुक्रेटिव भी बनाते रहना पड़ेगा कि यार जो चीज तू वहां पे जाके पुचका खाएगा या वहां पे जाके खाएगा तो 120 रुपए का पड़ रहा है, घर में तेरे को 100 रुपए में देते हैं। तो आदमी को क्या लगा, अरे यार ये तो शानदार बात है, साला गाड़ी निकालूंगा, पेट्रोल खर्च करूंगा, वहां जाऊंगा, समय लगाऊंगा, उसकी जगह पे यहां पे मेरे को दे रहा है और मेरे को सस्ते में दे रहा है। तो ऐसे आदत लगानी पड़ती है। ऐसी 50 कैटेगरी है, 50 कैटेगरी है, ठीक है। तो वो कैटेगरी आप यदि हिंदुस्तान में क्रिएट कर रहे हो या कहीं भी दुनिया में क्रिएट कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा बर्न करना पड़ता है, बहुत बड़ा बर्न करना पड़ता है। ये हुआ कैटेगरी क्रिएट करना। फिर उसके बाद में आता है आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स राइट है कि नहीं है, सेकंड लेवल पे, कि आप यूनिट, जो माल बेच रहे हो, मैंने माल बनाया 100 रुपए का और मैं माल बेच ही रहा हूं 80 रुपए का, मैं जीवन भर कभी भी मुनाफा नहीं कर पाऊंगा। मैं माल बना रहा हूं 100 रुपए का, 105 रुपए में बेच रहा हूं, भले ही मेरे को मार्केटिंग कॉस्ट, बाकी इनोवेशन ये सब करके 150 रुपए में पड़ता है, तो 45 रुपए में बर्न ले रहा हूं, लेकिन कम से कम 5 रुपए रख रहा हूं ताकि मैं स्केल पे चला जाऊंगा तो मैं इस पूरे 50 रुपए को 5 रुपए के नीचे ले आऊंगा, 4 रुपए पे ले आऊंगा और 1 रुपए भी प्रॉफिट कमाऊंगा। जब मैं 2 करोड़ माल बेच रहा हूँ, 2 करोड़ यूनिट बेच रहा हूँ, आज हो सकता है 20,000 यूनिट बेच रहा हूं, तो वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर समय बेचने, केवल लॉस करने से या बर्न करने से ही व्यापार बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, यदि आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, जैसे अभी क्विक कॉमर्स आया, क्या कर रहे हैं सब लोग, सब लॉस करेंगे, करना ही पड़ेगा क्योंकि आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो। आप 10 मिनट में चीज पहुंचाने की बात कर रहे हो। तो पहले ई कॉमर्स आया था, उसने कैटेगरी क्रिएट की, फिर अभी क्विक कॉमर्स आया है, वो अपनी कैटेगरी क्रिएट कर रहा है। तो ये एक सफर है, लेकिन हाँ, ये सफर बहुत ज्यादा डीप पॉकेट वालों का सफर है। तो जिनके पास नहीं आता है आपको कभी? देखिए ऐसा है, मैंने आज तक निर्णय, देखिए मैं इक्विटी की बात नहीं करता, पब्लिक मार्केट की, लेकिन स्टार्टअप में मैंने आज तक इस तरह से पैसा लगाया कि मैंने चेक लिखा ना तो एक एक्सपेंडिचर है, उसको मैं मेरे लिए, खुद के लिए, ऐसा मैं दर्शकों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको अपने लिए एक्सपेंडिचर मानता हूं। जैसे मैंने पहला चेक लिखा DSYH में 11 लाख रुपए का, तो ये मान लिया कि अब 11 लाख रुपए मेरे पास है ही नहीं, खत्म हो गए, जीरो हो गए। तो कल यदि वो 22 लाख रुपए होके आते हैं तो आई एम हैप्पी। तो मैंने इसी तरह से अपना पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टार्टअप का इसी तरह से बिल्ड किया। और मैं सारी दर्शकों को भी कहता हूं कि ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क असेट क्लास है, इलिक्विड असेट क्लास है। जो पैसा आपको लगता है कि मैं को वापस नहीं आएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, 100% वही पैसा आप केवल स्टार्टअप में लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। यदि आप फिर भी जाता होगा उस टाइम, थोड़ा तो दुख होता होगा, ये गया। देखिए वो निर्णय का दुख होता है, पैसे का दुख नहीं होता है कि हमने निर्णय गलत लिया, क्योंकि वो तो हमने समझ के लिया। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने उसको एक्सपेंडिचर मान लिया तो पैसा तो खत्म ही हो गया, लेकिन क्यों ये निर्णय लिया, वो क्या समझ थी मेरी, वो क्या चीज मैंने देख के दी, तो वो फाइनल करता है। क्योंकि मैं निर्णय का दुख इसलिए मनाता हूं ताकि मैं उससे सीख सकूं। तो ये कितने % गए होंगे आपके? देखिए आज तक मेरे आज तक एग्जिट आई है करीबन 130 कंपनियों में से करीबन 27 कंपनियों में एग्जिट आई है, करीबन 12 कंपनियां बंद हुई होंगी और बाकी सारी जिंदा है। अब कल तो उनका 100 होगा, आपको प्रॉफिट ही हुआ? हाँ बिल्कुल, अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ। मैं आपको बता दूं, मैंने यदि 100 कंपनियों में 100 रुपया लगाया होगा तो मेरे को 17 कंपनियों ने 300 रुपए दिया है। ओके। अभी प्लेटफॉर्म्स का ज़माना, नेटवर्किंग का ज़माना, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जैसे ये फूड के हैं, ये सब हैं। ऐसे टाइम में आपने भी पहले मुझे कहा कि AI का टाइम है, सब लोग अब इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। उस टाइम पे आपने BI ने जैसा एक नेटवर्क शुरू किया, मतलब यहाँ पे सूरत के अंदर, और
मतलब वो आपका वो क्या शिफ्ट था कि लोगों को, क्योंकि अब तो मिलना जुलना तो बहुत कम हो चुका है। तो देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, यदि मेरे अपने खुद की पर्सनैलिटी की बात करेंगे ना, तो मैं इन्वेस्टर से ज्यादा कम्युनिटी बिल्डर हूं। ओके। यदि मैं बचपन से बात करूं, जैसे मैंने आपने आपको कहा बताया कि कि मैं घर 13 पे साल की खाना उम्र से इन्वेस्टिंग काम चालू किया। और घर पे खाना खाने सब आते थे, ये आपने हाँ, वो बताया। तो फादर साहब, एक मतलब मैं अब मैं इसके दो एस्पेक्ट बताता हूं। मैंने आज तक 13 कम्युनिटी क्रिएट की है, बचपन से लेके आज तक। अच्छा। और मैंने शायद 13 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग चालू की होगी, लेकिन 10 या 11 साल की उम्र में फर्स्ट कम्युनिटी बिल्ड की थी मेरी कॉलोनी के अंदर। यूथ जनरेशन क्लब करके मैंने क्रिएट किया था। वहां से लेके आज तक बीएनआई, प्रैक्टिकली बीएनआई के बाद में सीसीबीआई कॉर्पोरेट कनेक्शन भी आया, तो प्रैक्टिकली मैंने 13 कम्युनिटीज आज तक खड़ी की हैं। मेरा खुद का ये मानना है कि कोई भी चीज सभी सॉल्व हो सकती है जब हम सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, और जब आपका एक यूनिक डिफाइंड पर्पस होता है, उसके लिए आप काम कर रहे होते हो, तो आपको जबरदस्त सफलता मिलती है और मल्टीप्लायर मिलता है। एक और एक 11 जिसको कहते हैं, वो केवल कहने के लिए नहीं है, वो होता है। मैंने उपयोग होते हुए देखा है, मैंने उस चीज को अपनी जीवन में देखा है। तो नेटवर्किंग का ये रहा। दूसरा, मेरे साथ फादर साहब, मैं जानने वालों में जितनी भी दुनिया में लोग जानता हूं, उनमें से सबसे बेहतरीन पीआर के पर्सन है, पब्लिक रिलेशन के आदमी है, जो कि उनको कोई बिजनेस से लेना देना नहीं है। आज उनको रिटायर हुए 16 साल हो गए। 16 ईयर में उन्होंने 1 रुपए का माल खरीदा नहीं है, बेचा नहीं है। जो बैंक से पैसा मिला उसकी एफडीआर करा दी, हर महीने उनके पास में पेंशन आती है। 1 रुपए का सारा समाज सेवा करते हैं। पिछले 16 साल से वो केवल सामाजिक संस्थाओं के साथ में जुड़े हैं और समाज सेवा करते हैं। लेकिन उस आदमी की लिस्ट में यदि आप जाके देखोगे ना, तो वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग यदि छोटा सा फंक्शन भी करते हैं तो 400-500 आदमी आते हैं। मेरे फादर के लिए मैं बात कर रहा हूं, और मैंने उनसे व्यक्तिगत संबंध रखने की कला सीखी है। मैं आज भी मानता हूं कि मैं शायद उनके 10% तक पहुंच पाया हूं, 90% अभी भी नहीं सीख पाया हूं, प्रयास कर रहे हैं हम। वो खूबसूरत चीज मैंने सीखी। तो आपको कम्युनिटी बिल्डिंग का शौक है, और आपने अपने पिताजी से ये स्किल भी सीखी। तो फॉर्चुनेटली जब मैं सूरत में बीएनआई लेके आ रहा था 2016 में, तो बहुत सारे लोगों ने कहा, यार 7:30 बजे मीटिंग करोगे सूरत में, 11 बजे के पहले तो यहाँ कोई ऑफिस नहीं खोलता। फिर आप बोलते हो सूट पहनना पड़ेगा, 5 स्टार होटल में मिलना पड़ेगा, और 7:30 से लेके 9:30 की अंदर ही मीटिंग होगी। तो ये सब चीजें सूरत के व्यापार से कोई आपस में लेना देना ही नहीं था। मतलब सबने बोला कि साहब ये तो आपके जो भी आप ये प्लेटफॉर्म ला रहे हो, अगले 2-3-4 महीने के अंदर बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत यूनिक बात बताता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मालूम है कौन होता है? व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है। उसको यह समझ में आता है कि यदि मुझे सुबह 7:30 बजे उठ के अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना, तो मैं 7:30 बजे भी नहीं, 5 बजे भी उठूंगा। 11 बजे वो क्यों उठ रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था उससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई, दूसरा आदमी भी 11 बजे तक सो रहा है। लेकिन जब उसको यह मालूम पड़ा कि नहीं यार 7:30 बजे, तो मैं ऐसा कहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सूरत सबसे ज्यादा सफल हुआ, और पूरी दुनिया में सफल हुआ। मतलब हमने पिछले कंटिन्यूअसली 5 साल तक हम दुनिया के नंबर 1 रहे सूरत एज ए बीएनआई। क्यों रहे? एक ही कारण, क्योंकि शहर में लोगों को यह समझ बहुत जबरदस्त है कि क्या मेरे लिए काम करता है और क्या काम नहीं करता है। हजारों करोड़ का बिजनेस बीएनआई के माध्यम से लोगों ने किया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, जब हमें लगा कि यहाँ पे बड़े बिजनेसेस आ गए, मतलब बीएनआई इस तरह का काम करता है कि यदि आप सेल्स में हो तो आपके लिए, मैं कहता हूं दुनिया का इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। 1 से लेके 10 तक, मतलब जो भी आपका नाम लेंगे, जो भी आके बोलेगा कि भाई साहब मैं हूं, वो 11वां ही होगा, 1 से 10 में नहीं हो सकता। मैं ये बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि वो कितने कंट्री में है? 89 कंट्रीज में। दुनिया के कितने शहरों में है? सब 10,000 शहरों में। पूरी दुनिया में चैप्टर कितने हैं? 13,000 चैप्टर। पूरी दुनिया में कितने साल से चल रहा है? 41 ईयर्स से चल रहा है। तो उसने उस साइंस के ऊपर मास्टरी कर ली है, जबरदस्त। फिर क्या हुआ, जब मेरे को लगा कि 2017 में 18 में लगा कि यार ऐसे लोगों के बिजनेसमैन आने लग गए जो सेल्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस है, 200 करोड़ के ऊपर का बिजनेस है, उनके यहाँ सेल्स डायरेक्टर है, सेल्स का कोई और दूसरा आदमी काम देखता है। उन लोगों को क्या तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी? उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए नए बिजनेसेस की, नए व्यापार की। उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो वो क्या हुआ, फिर हम कॉर्पोरेट कनेक्शन की एक कम्युनिटी लेके आए, जो इन्हीं लोगों के लिए जो 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करते हैं और क्या खोज रहे हैं, नया व्यापार खोज रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अपने खुद के व्यापार में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। क्योंकि बोला एक्सपांशन लाना है जी, 30 करोड़ का और एक्सपांशन करना है, 50 करोड़ का और एक्सपांशन करना है, या कहते हैं मेरा व्यापार बहुत जबरदस्त चल रहा है, हर साल 20 करोड़ रुपए कमाता हूं, अब मेरे को किसी दूसरे के व्यापार में इन्वेस्ट करना है। तो ये 3 तरह के लिए हम कॉर्पोरेट कनेक्शन लेके आए, क्योंकि ये कम्युनिटी थी, इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो आपको पर्पस डिफाइन करना पड़ता है कि आप करना क्या चाहते हो, क्यों लोगों को एक साथ लेके आना चाहते हो। तो वो हमने बहुत कुछ किया, और सूरत, मतलब मेरे को लगता है कि जिस तरह से लोगों ने बीएनआई का बेनिफिट लिया होगा, अनबिलीवेबल, और आज भी जबरदस्त काम कर रहे हैं लोग।
पर ये एक शायद सूरत का कल्चर ही है कि यहाँ पे बिजनेस रिलेशन से ही होता है। बिल्कुल। वहाँ और कई सिटी में आप जाओ तो वो रिलेशंस का कोई मैटर ही नहीं करता है, वहाँ पे प्योर बिजनेस होता है। जबकि यहाँ एक रिलेशन पे जैसे हीरे बेचते हैं तो वो पुड़िया के अंदर हीरे दे रहे हैं, कोई चेक नहीं कर रहा है। यानी एक फेथ नहीं देखिए, आप जो बात कर रहे हो वो ट्रस्ट की बात कर रहे हो। हाँ, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ तो कि पूरी दुनिया में होता क्या है फिर ट्रस्ट? नहीं देखिए, ऐसा है, पूरी दुनिया में इससे ज्यादा ट्रस्ट की तो इकोनॉमी नहीं हो सकती। सूरत से ज्यादा ट्रस्ट की इकोनॉमी नहीं हो सकती है। करोड़ों रुपए का व्यापार छोटी पर्चियों पे, छोटी चीजों पे या जबान पे हो जाता है। हाँ, वो एक बात है। बट अननोन लोगों के बीच में व्यापार होना तो अननोन ही है वहां पे भी। नहीं होते। आप किसी आदमी के ऊपर, यदि किसी आदमी के ऊपर आप 5-10 लाख रुपए की पुड़िया दे रहे हो तो आप व्यापार पहले आपने किया हुआ होता है या उसका आपने रेफरेंस लिया हुआ होता है, आप ट्रस्ट कर रहे होते हो उसको। एकदम नए आदमी को कोई व्यापार नहीं देता है। मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट बात कर रहा हूँ कि BNI के रूम में 100 लोग ऐसे आते हैं जो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं। नहीं, लेकिन वो पहले दिन तो बिजनेस भी नहीं देते, छोटा देना चालू करते हैं, तुरंत ही दे देते। नहीं, तुरंत नहीं देते, तुरंत कोई नहीं व्यापार देता। ट्रस्ट तो बिल्ड होता है, लेकिन वो एक रेसिपी है। हाँ, आप मेरी बात समझिए, एक तो हम ओपन व्यापार में डायमंड के 100 लोग आपस में व्यापार कर रहे हैं, वो 100 के बाद में 101 ही जुड़ता है, कोई 150 नहीं होते हैं। यहाँ पे हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो हर दिन एक नया क्लाइंट आ रहा है, हर दिन एक नया आदमी आ रहा है। और वहां पे क्या था, एक कैटेगरी के 50 आदमी एक साथ काम कर रहे थे, यहाँ पे 100 कैटेगरी के 100 लोग आपस में काम कर रहे होते हैं। एक डॉक्टर एक आर्किटेक्ट को काम दे रहा होता है, एक आर्किटेक्ट एक चार्ट अकाउंटेंट को काम दे रहा होता है, एक चार्ट अकाउंटेंट एक फैब्रिकेटर को काम दे रहा होता है, एक फैब्रिकेटर PR एजेंसी को काम दे रहा होता है। क्या खूबसूरत बात। कल तक वो जानते नहीं थे एक दूसरे को। तो ये एकदम डिफरेंट चीज है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो पहला तत्व है, मतलब हमारे BNI में भी कहते हैं गिवर्स गेन, मुझे लगता है वो भारतीय संस्कृति से आया हुआ है। हम तो बार बार कहते हैं कि जो भी आप दोगे वो आपको, जो पूरी की पूरी सृष्टि है वो डबल करके, 5 गुना करके, 100 गुना करके देगा। और हम BNI में इसको मूर्त रूप होते हुए रोज देखते हैं। जो आदमी यहाँ गिवर की तरह रहता है, जो आदमी केवल लोगों की मदद करने के लिए रहता है, देने के लिए तैयार रहता है, उसको 100 गुना होके मिलता है। एक सवाल ये पूछना है कि एक ट्रेंड भी है, शुरू हुआ है कि अलग अलग समाज हैं, उनके भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस पर्पज से ही शुरू होते हैं, उनके भी मेंबर्स मिलते हैं, वो लोग भी इस तरह का नेटवर्किंग करते हैं। तो एक पर्टिकुलर, एक वेल डिफाइंड समाज का इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, और एक आपका के जहाँ पे सब कुछ ओपन है, वहाँ कोई एक समाज के लोग नहीं है, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, मैं बताता हूँ, पहले मैं BNI की बात करता हूँ, फिर उस पर भी आऊंगा जी। BNI में कोई कास्ट क्रीड नहीं होती है। आप समझिए, सारे धर्मों के लोग आ सकते हैं, सारे स्टेट के लोग आ सकते हैं। आपके यहाँ पे 20 साल का बच्चा भी आ सकता है और 65 साल का आदमी भी आ सकता है। यदि कोई बिल्डर है जो 5 करोड़ का फ्लैट बेच रहा है, वो भी आ सकता है। और एक स्टेशनरी वाला जिसकी 20 रुपए की टिकट साइज है, या एक आइसक्रीम वाला जिसकी 20 रुपए की टिकट साइज है, वो भी आ सकता है। कोई भी जेंडर नहीं है, वुमेन भी है, मेल भी है। ये तो एक हुई अनबिलीवेबल नेटवर्किंग, जिसमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसी, क्योंकि देखिए ऐसा है, BNI इतना सक्सेसफुल हुआ सूरत में कि सभी लोगों ने उससे प्रेरणा ली और समाजों ने भी उससे काम किया। मतलब पूरे हिंदुस्तान में यदि ये कम्युनिटी के जितने भी आया, वो सूरत से स्टार्ट हुआ, क्योंकि सूरत में BNI इतना सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने इतना आपस में व्यापार किया, तो एक समाज ने सोचा कि भाई हम साथ में जुड़ के काम करते हैं, दूसरे समाज ने सोचा हम जुड़ के साथ काम करते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी अलग बात करता हूं। मैं जब चार्ट अकाउंटेंट था तो मेरे 4000 क्लाइंट थे, उनमें से 300 लोग ही शायद जैन होंगे। मैं जैन हूं, जैन कम्युनिटी से आता हूं। अब मान लीजिए मैं ये कहने लग जाऊं मेरे ऑफिस में बैठ के एज ए चार्ट अकाउंटेंट कि मैं केवल जैन को काम दूंगा, तो मुझे ये बताइए कि जो 3700 मेरे दूसरे नॉन जैन लोग हैं, वो मुझे काम क्यों देंगे और उन्हें काम क्यों देना चाहिए? क्योंकि मैं तो कम्युनल थॉट प्रोसेस का आदमी हूं। मैं तो बात को कह ही रहा हूं कि मैं तो केवल एक जैनी को काम दूंगा, तो नॉन जैनी को आपको काम क्यों देना चाहिए? देखिए, समाज और धर्म किस लिए होता है कि हम एक तरह की धर्म की पद्धति को फॉलो करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम एक तरह का भोजन करते हैं। हम जैनी तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, हमारा ये होता है, शाम के पहले खाते हैं, ये होता है। तीसरा, हम विवाह एक तरह के करते हैं। तो समाज होता किसके लिए, धर्म होता किसके लिए? इन 3 चीजों के लिए होता है। ये कहीं पे भी कॉमन नहीं होती है, ये प्रायिकता है। लेकिन अब इसके साथ में व्यापार जोड़ दो तो वो एक अलग बात हो गई। मैं उसको इंडोर्स ही नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता। मैं यदि कल ये कहने लग जाऊं कि एज ए चार्ट अकाउंटेंट मैं तो केवल जैन लोगों को काम दूंगा, तो जो नॉन जैन मेरे ऑफिस पे आ रहा है बोल रहा है मैं तेरे को काम क्यों दूंगा, मैं भी अपने धर्म वाले आदमी को खोजूंगा और उसको काम दूंगा। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन
सब लोग अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ इसको यदि ज्यादा प्रमोट करते हो तो आप एक कम्युनल दिखाई देते हो और इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देते हो, ये पक्की बात है। क्योंकि ये कोई व्यापार में धर्म होता ही नहीं है, व्यापार में कोई धर्म नहीं होता, और जो व्यापार में धर्म लेके आता है वो व्यापार को लेकर निष्ठावान नहीं होता है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक में आपके यहाँ पे 100 वेंडर होते हैं, दूध वाले से लेके अखबार वाले तक। क्या संभव है, क्या संभव है कि हम धर्म को देख के लोगों को काम दें? क्या संभव है? ये सोच को हम कैसे इंडोर्स कर सकते हैं इस कंट्री में? एक आपको मैं इंसिडेंट बताऊं। एक युवाल नोआ हरारे के राइटर है और बहुत बड़ा थिंकर गिना जाता है। उसने हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बुक लिखी है। उसके अंदर एक इंसिडेंट ऐसा लिखा है उसने कि जब क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो धर्म युद्ध चलते थे, उस टाइम की बात है, उस टाइम पे अगर सिक्का रोमन सिक्का है तो आराम से मुस्लिम व्यापारी ले लेता था और अल्टरनेट भी होता था। यानी वो लोग भले एक दूसरे को मारने काटने पे पड़े हुए थे, लेकिन जब सिक्का आया तो धर्म भूल जाते थे। यानी ये देखिए, मतलब ये तो मेरे को लगता है बहुत सहज बात है, और जो लोग करते हैं वो उनको भी समझ में आती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि वो अपने खुद के क्लाइंट लिस्ट में जाके देखे एक एक आदमी, तो पाएगा कि मेरी क्लाइंट लिस्ट में 80% तो दूसरे लोग हैं भाई। 80% दूसरा लोगों से माल खरीदता हूँ और 80% दूसरे लोगों को माल बेचता हूँ। तो मैं अपने आप को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ? शादी अपने धर्म में करना वो अपना मान्यता हो सकती है, मैं एक तरह का भोजन खाऊं वो मेरी मान्यता हो सकती है, मैं अपने भगवान को एक तरह से पूजूं ये मेरी मान्यता हो सकती है। व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन ये जो मतलब लास्ट सवाल है इसके नेटवर्किंग से रिलेटेड कि ये हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग इसको रिडिक्यूल भी करते हैं कि वो कुछ मिलता नहीं, ठीक है टाइम पास होता है, तो उसको आप कैसे वो देखिए, नेटवर्किंग है ना एक जिम की तरह होती है। मुझे एक बात बताइए, आपके जिम में यदि बिपाशा बसु आती है या सलमान खान आते हैं या जॉन इब्राहिम आते हैं, तो आपकी बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आते होंगे। आपकी बॉडी पे तो इसी बात से फर्क पड़ेगा कि आप जिम जाओगे, 6 से लेकर 7 बजे का आपका समय है, तो जिम में जाओगे और प्रैक्टिस करोगे और आप अपने व्यायाम करोगे तो आपकी बॉडी पे फर्क पड़ेगा। तो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स आर लाइक ए जिम, बिजनेस जिम। आप यदि वहां रोज दिखाई दे रहे हो, आप अपनी विश्वसनीयता जमा रहे हो, आप अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, लोग आपके साथ व्यापार करेंगे। जो भी लोग ये कहते हैं वो क्रेडिबिलिटी ने ना उन्होंने कमाई है, ना वो क्रेडिबल हैं, इसके लिए उनको व्यापार नहीं मिलता है। मैं तो एक एक आदमी को जानता हूं। आज देखिए 2016 में हमने चालू किया, 11 साल होने आ गए हैं। आज भी लोग बाग BNI से जुड़े हुए हैं और 11 साल में उन्होंने अपने बिजनेस को 100x किया है। एक दो नहीं, 100x किया है। यदि ऐसा नहीं होता तो कैसे होता? 1000 से ज्यादा 2200 मेरे मेंबर हैं। 1000 से ज्यादा मेंबर का प्रैक्टिकली स्पीकिंग 50% से ऊपर बिजनेस BNI से आता है, और ऐसे कम से कम 100 लोग होंगे जिनका 100% बिजनेस BNI से आता है। तो आप मतलब फिर सवाल ही कहां उठता है? मतलब वही आपने बोला कि कंसिस्टेंसी नहीं है, एक दो बार आके चले गए फिर तो आप किसी को भी, फिर तो आप किसी भी चीज को दोष दे सकते हैं। ऐसा गौरव सर, एक बात ये पूछनी है कि इतना सारा आप काम करते हैं, तो आपका फ्री टाइम में आप कैसे कोई शौक है आपको? बिल्कुल, ट्रैवलिंग इज माय बिगेस्ट हॉबी। मैंने 78 कंट्रीज अभी तक ट्रैवल किए हैं और खूब ट्रैवल करता हूँ। और मतलब मेरे को यदि कोई मेरे से पूछता है कि सफलता की डेफिनेशन क्या है मेरे लिए, तो एक ही सफलता की डेफिनेशन है जीवन का, वो भी जिस दिन भी वो साल आएगा जब 365 दिन में से मैं 335 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ और केवल 30 ही दिन काम करूंगा। और वो फैमिली के साथ होगा या? हाँ, हॉलीडे। 335 दिन हॉलीडे जिस दिन कर रहा हूँ और 30 ही दिन काम कर रहा हूँ ना, उस दिन मानूंगा कि मैं सफल हो गया। तो अभी कितना है? नहीं, अभी तो करीबन 150 दिन होंगे। 150 दिन आप 140 दिन करते हैं? हाँ, और प्योर विदाउट बिजनेस? हाँ, मतलब मैं 270 दिन ट्रैवल करता हूँ। पिछले 3 सालों में कंटिन्यूअसली मैंने 270 दिन सूरत से बाहर रहा हूँ। उनमें से करीबन 130-140 दिन व्यापार के लिए होंगे और करीब 130 दिन से ज्यादा हॉलीडे किया होगा। मतलब साल में 130 दिन आप ज्यादा किया होगा शायद, ज्यादा हॉलीडे किया। और कोई दूसरे शौक घूमने के सिवा? नहीं, पढ़ने का शौक है। पढ़ने का खूब पढ़ने का शौक है, बहुत लोगों को पढ़ता हूँ और वो मेरा खूब बड़ा शौक है। तो कौन सी कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए? देखिए, ऐसा है कि मैं एक बात जानता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ, बट यदि आप मेरे से कोई पूछे कि कौन सी टॉप 3 बुक्स को रिकमेंड करता हूँ, तो सर्टेनली 7 हैबिट्स ऑफ स्टीवन कोवी नंबर 1 बुक है, जिसको मेरे को लगता है कि यदि आप अपने खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। उसके अलावा फिर रिच डैड पुअर डैड, यदि आप बिजनेस, मनी की इंपॉर्टेंस, मनी कैसे आपके लिए काम करे और उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं, तो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड है। और तीसरी, अभी बहुत रिसेंटली मैंने अपनी लिस्ट में उसको जोड़ा है, वो है इकिगाई, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप अपने पैशन
प्रोफेशन, वोकेशन के अंदर समन्वय क्रिएट कर सकते हो? कैसे आपका वही पैशन हो, वही आपका प्रोफेशन हो, वही आपका आपके लिए सबसे बड़ा काम करे, वो कैसे पॉसिबल है? तो वो मुझे लगता है कि तो काफी चीजें पढ़ता ही रहता हूँ। एक बात ये पूछनी है कि जब आपने शुरू किया अपना काम, उस टाइम पे आप पैसे को किस तरह से देखते थे? आपके लिए वो पैसा क्या था और अभी क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा मैं कहूं कि मैं कोई पैसे के पीछे भाग रहा था, कभी भी नहीं भागा। बचपन में नहीं, शुरू में भी कभी भी नहीं। मतलब मुझे लगता है कि एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आज भी मैं उसी तरह से काम करता हूं। मतलब मुझे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब तक मुझे लगा कि मेरे पास लाख रुपए पूरे जीवन में होगा, ये भी मेरे को कभी विश्वास नहीं था। मतलब मेरे को ऐसा लगता कि लाख रुपए होगा अपने पास में, कभी ऐसा, मतलब मुझे शायद ऐसा, बचपन की बात कर रहा हूं, अब तो करीबन उस बात को 28-30 साल हो गए, तो ऐसा नहीं लगता था। तो ऐसा नहीं कि मैं कभी पैसे के पीछे भागा, लेकिन हाँ, मैं काम के पीछे बहुत जरूर। मुझे ऐसा जरूर लगता है कि मेरी माँ ने एक बहुत ही मजबूत एक बहुत शेर को पैदा किया है, और वो कुछ करने के लिए यहाँ आया है। तो 100% सबका सफर तो 4 कंधे ही है, उसके अलावा तो किसी का कोई सफर है ही नहीं। डेस्टिनेशन तो वो एक डिसाइडेड ही है, लेकिन उस डेस्टिनेशन को जीते हुए जो आप ये सफर जीते हो ना, वो कितना खूबसूरत जीते हो, कितने सारे लोगों को साथ में लेके चलते हो, क्या आप करते हो, आप कमाई करते हो, लेकिन वो कितनी, एक तो मैं इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस होता हूं कि वो कमाई किस तरीके से आ रही है, संसाधन क्या है, कोई गलत काम करके तो नहीं आ रही है, उसको लेकर मैं भयंकर कॉन्शियस हूं, बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हूं। मतलब तो वो मुझे लगता है कि आज भी मेरा मनी के साथ में जो रिलेशनशिप है ना, वो मैंने आपको इसीलिए बोला कि खेलने खालने का कुछ नहीं है, रेस्पेक्ट करता हूं बिल्कुल, क्योंकि धन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, आप यदि समाज की सेवा करना चाहते हो ना, उसके लिए भी धन महत्वपूर्ण होता है। तो क्या है आपके लिए? टूल है या खुशी का माध्यम है? नहीं, खुशी का मैं मानता हूं कि रिसोर्सेज कभी भी आदमी की खुशी का उससे कोई लेना देना ही नहीं हो सकते। दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं। यदि ऐसा होता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी कभी दुखी होता ही नहीं, वो हर समय हंस रहा ही होता, मुस्कुरा रहा ही होता। ऐसा कभी भी नहीं है। तो रिसोर्सेज और खुशी, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। हम सड़क पे चलते हुए एक छोटे से 2 बच्चे खेल रहे होते हैं, जिनके पास में कुछ नहीं होता है, वो भी क्या मौज मजा कर रहे होते हैं। तो वो दोनों इंडिपेंडेंट चीजें, तो मैं इनको कभी भी उन्हें देखता हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर मानता हूं, तो ये एक बिजनेस का टूल है आपके लिए? बिजनेस का टूल है, एक्टिविटी का टूल है, खुद के लिए टूल है कि भाई अपन जो चीजें कर रहे हैं, उसके बाद में आप यदि समाज को वापस देना चाहते हो, उसके लिए टूल है। बराबर। और अब एक लास्ट सवाल ये मैं पूछता हूँ आपको कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? कैसे शुरू करें, क्या करें, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, मेरे बच्चे ने मेरे से एक दिन पूछा था कि पापा, क्या लगता है आपको, एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप को कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो वो बच्चा जो मेरा था, वो करीब 8th 9th 10th में एनसीसी का क्रेडिट था। तो मेरे को लगा कि मैं एक्रोनिम्स में बात करता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया 3 Ps बताया था, उसी तरह मैंने बोला कि बेटा, तेरे को केवल कुछ नहीं करना चाहिए, एनसीसी करना चाहिए। तो बोला एनसीसी क्या? तो मैं अभी सारे के सारे दर्शकों को भी आपका यही बोलता हूँ, एनसीसी करना चाहिए। एनसीसी पहला क्या होता है? अनबिलीवेबल नेटवर्किंग करनी चाहिए। दूसरा, बहुत ही सुंदर कम्युनिकेशन करना चाहिए, सी। और तीसरा, अनबिलीवेबली करेजियस होना चाहिए। यदि ये 3 चीजें आपके पास में, एक बहुत ही बेहतरीन आप नेटवर्कर हो, आप कम्युनिकेशन, अपनी बात को अच्छे से रख पाते हो, अपनी बात को अपनी अच्छी तरह से बता पाते हो, अपनी बात को लोगों को एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर पाते हो, और तीसरा, करेजियस हो आप, कभी भी घबराते नहीं हो, भय नहीं करते हो। जब तक आप सही हो, गलत नहीं हो, गलत के लिए तो मतलब वो तो अलग ही तरह का करेज होता है, बट आई एम टॉकिंग ऑफ ए राइटली करेजियस पर्सन। ये तीनों का बस शॉर्ट में आप तीनों को समझा सकते क्या? नेटवर्किंग का मतलब क्या? तो नेटवर्किंग में सिंपल, लोगों से मिलना, और लोगों से भी केवल अपने लिए नहीं मिलना, उनको देने के लिए मिलना। इसलिए मिलना कि हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं मानता हूं नेटवर्किंग का जो सबसे बड़ा सेंटेंस होता है, वो होता है हाउ कैन आई हेल्प यू। आपको कैसे मदद कर सकता हूं। बस यदि वो आप करने लग जाते हो, और हर आदमी यदि इस सेंटेंस को यूज करता है, मैं बोलता हूं जीवन बदल जाएगा आपके लिए, जीवन बदल जाएगा। दूसरा आता है कम्युनिकेशन। अपनी बात को रखना आना ही चाहिए। भाषा कोई माध्यम या कोई बैरियर नहीं है। आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश, गुजराती आती है गुजराती, हिंदी आती है हिंदी, जो भाषा आती है इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बात को ढंग से रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो, संक्षिप्त में रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो, कम शब्दों में रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो। यदि वो कर पाते हो तो हर आदमी आपके साथ में काम करना चाहेगा। कम्युनिकेशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट। कितना खूबसूरत आप सोचते हो ना, उतना ही खूबसूरत आप बोल पाते हो। तो यदि आप अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाते हो, तो लोग बात इस बात पे संदेह करते हैं कि आप सोच भी बेहतर पाते हो कि नहीं पाते हो। तो वो तीसरा इज अ करेज।
करेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्यापार में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, रिस्क ही ले रहे होते हो आप। आपको थोड़ी मालूम है कि मैं काम करने जा रहा हूं तो मेरे में को मुनाफा होगा, कि जैसे मैंने आपको बताया, आप कितने भी प्रिपेयर हो जाओ लेकिन देयर विल बी सर्टेनली एन एक्सटर्नल फोर्सेस। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो एक्सटर्नल होगी, जो आपको नहीं मालूम है, जो कि कोई ना कोई और कहीं कंट्रोल कर रहा है। तो उसमें जो एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है वो बहुत हाई होता है। तो करेज होना चाहिए कि नहीं यार चलो ये खत्म, ये खराब हो जाएगा, मैं दूसरा बनाऊंगा, वापस नया बनाऊंगा और नया बनाऊंगा और मेहनत करूंगा। रुपया जीरो हो गया, चलो अब वापस लगते हैं, वापस निष्ठा से लगते हैं, वापस ईमानदारी से लगते हैं। तो वो करेज होना बहुत जरूरी है। लोगों के मन में ये बहुत सवाल होता है कि आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास टाइम कम होता जाता है, तो अब फैमिली को टाइम मतलब कैसे देते हैं, क्या करते हैं? तो इसको वर्क लाइफ बैलेंस का का। नाम देते हैं कि भाई क्या होता है। तो मैं एक चीज सबसे पहले कहना चाहता हूं कि देयर इज नथिंग लाइक ए बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब हुआ कि यदि मैंने अपने व्यापार को 12 घंटा दिया तो मैं अपने परिवार को भी 12 घंटे दूंगा। ये थॉट ही गलत है। इसके अंदर एक क्या होता है, इसके अंदर एक समन्वय होता है। सबसे बड़ी चीज है कि आप दोनों चीजों के बीच में आप इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट कर पाते हो, हार्मोनी कैसे क्रिएट कर पाते हो। तो आई यूज वर्ड एज अ हार्मोनी, नॉट एज अ बैलेंस। हार्मोनी क्या हुआ, मैंने 10 घंटे काम किया लेकिन 2 घंटे जो अपने परिवार को दिया ना, वो बहुत ही शिद्दत से दिया। और मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को ये मालूम है कि मैंने 10 घंटे क्यों दिए। तो वो यदि आप अपनी वाइफ के साथ में उस लेवल की हार्मोनी क्रिएट कर लेते हो, अपने बच्चों के साथ में उस लेवल की हार्मोनी क्रिएट कर लेते हो, और मंडे के दिन 3 बजे का मूवी का शो जा सकते हो ना, तो आप राइट आदमी हो। तो मैंने आज तक कम से कम 50 बार मंडे के दिन 3 बजे शो गया हूँगा वाइफ के साथ में। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस और कुछ करने की जरूरत नहीं, एक हार्मोनी क्रिएट करने की जरूरत है। आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपके फर्स्ट फैमिली जिसको वाइफ हो गई, उनको ये मालूम ही होना चाहिए कि आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, और उससे उनकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने लिए जी रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि उनको मालूम, उनको नहीं मालूम है। अब समझाओ ना, बैठ के बताओ बच्चों को कि भाई मैं 12 घंटे काम कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं, मैं अमेरिका गया था तो इसलिए गया था, मैं बॉम्बे गया था तो इसलिए गया था, मैं 3 दिन से घर पे लेट आ रहा हूं तो इसके कारण आ रहा हूं। यदि आप समझाओगे, दे विल, एंड देन द हार्मोनी विल क्रिएट। दे विल ऑल्सो बी वर्किंग विथ यू, दे विल हेल्प यू कि नहीं आ रहे पापा आज रात को 12 बजे तक आएंगे, कोई बात नहीं, रात को सुबह 6 बजे जल्दी जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फियर है तब कैसे डील करते हो? मतलब करेज है ठीक है, लेकिन देखो फियर भी आया। फियर देखिए क्या, वो आती है सेल्फ टॉक से। यदि आप अपने साथ में, खुद के साथ में बहुत ही सुंदर कम्युनिकेशन करते हो और विश्वासु कम्युनिकेशन करते हो, फियर 2 मिनट में चला जाता है। फियर जो है ना, वो मोर ऑफ इनसिक्योरिटी अबाउट हिमसेल्फ होता है। मैं अपने बारे में, अपने आप को विश्वास नहीं करता हूं, इसका फियर होता है कि मुझे लगता है कि यार मैं ही रिलायबल आदमी नहीं हूं, मैं ही सही आदमी नहीं हूं, मैं इस काम के लिए योग्य नहीं हूं। लेकिन जब आप अपने आप से बात करते हो और ये तीनों चीजें पाते हो कि नहीं यार मैं सही आदमी हूं, मैं काम भी सही कर रहा हूं और मैं योग्य भी हूं, अपने आप फियर निकल जाता है। तो पर एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे आप? ये तो एक्सटर्नल फैक्टर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए तो भय करने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि फिर तो आपको यही बोलना पड़ता है कि जो किया वो ईश्वर ने अच्छा किया। हमने कई बार सीखा और मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं आपको बताता हूं, ये बात को मैं बोलता हूं, जिस दिन वो हुआ ना, उस दिन सच में ऐसा लगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। जब उसको 5 साल बाद जाके देखा ना, तो ऐसा बोला ये गॉड्स प्लान था। यदि उस दिन ये नहीं होता तो मैंने ये 5 चीजें नहीं की होती और आज जहां मैं पहुंचा हूं वो नहीं पहुंचा होता। तो आपको हर समय जो जीवन में हो रहा है, या जो प्रकृति आपको दे रही है, जो आपको पूरी सृष्टि आपको दे रही है, उसके प्रति तो आपको धन्यवाद ही ज्ञापित करना, उसके लिए कभी कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड ही होना चाहिए। तो कभी आपको ऐसी सिचुएशन हो जाए जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, तो भी नेवर वरी, बिकॉज आप ये मान के रखो कि वो जो ऊपर बैठा है ना, वो हर आदमी का भला करना चाहता है, एज लॉन्ग एज यू आर अ गुड पर्सन। धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, बहुत अच्छी बातें की, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बोलते हैं वो सही में जीते हैं, क्योंकि फ्लॉलेसली बातें आती हैं और कुछ सोचना नहीं पड़ता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।